जीएस जुपिटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर कालीन भारत का इतिहास। मौर्य के बाद, मौर्य उत्तर मतलब बाद होता है, तो मौर्योत्तर कालीन भारत का इतिहास, अध्याय 12, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंद यूनान शक पहलव कुषाण किस तरह से विदेशी आक्रमणकारी आते हैं और भारत के बन के रह जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इंडो ग्रीक, हिंद यवन। हिंद यवन, यवन मतलब यूनानी। हिंद यवन का जो शासन है, हिंद यवन का जो क्षेत्र है, ये आप देख लीजिए। हिंद यवन आपका हिमालय, इधर आपका चाइना, ये आपका इंडिया। इसमें कुछ शहर दिए हुए हैं। तो विदिशा उत्तर प्रदेश में है, मथुरा यूपी में है, और पाटलिपुत्रा बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया। तो मौर्योत्तर काल आप लोगों ने पढ़ा है। मौर्य काल समाप्ति होती है 322 से लेकर के 185 बीसी तक। 185 बीसी तक, और 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग, और इसका जो है शासन समाप्त होता है मौर्य का। एक केंद्रीकृत शासन समाप्त होता है और एक विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत मतलब सत्ता जो है सेंटर में, जो पाटलिपुत्रा में से शासन चल रहा था, पूरे इंडिया को लगभग दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो मौर्यों की जो सीमा है आपका अफगानिस्तान, ये ईरान तक जो है छूती थी। ठीक है, तो इतनी विशाल साम्राज्य में केंद्रीकृत सत्ता बनी हुई थी, वो सत्ता समाप्त हो जाती है 185 बीसी में, है ना। तो उसके बाद जो है विदेशी लोग इस तरह से आक्रमण करते हैं, खास करके मध्य एशिया के लोग कैसे यहाँ पे आक्रमण करते हैं और यहीं के रह जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का पतन, इसके बाद भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब जो एक केंद्रीय सत्ता थी मौर्य के अधीन, तो पूरा एक सेंटर यानी पाटलिपुत्रा से शासन हो रहा था पूरा इंडिया, ईरान तक। और वो क्षेत्र जो है आपका धीरे धीरे टूट जाता है। तो कुछ क्षेत्र शक, कुछ पहलव, कुछ कुषाण, इस तरह से परथियाई लोग, हिंद यवन लोग आते हैं और इस तरह से यहाँ पे शासन करते हैं, है ना। आगे देखेंगे। तो पूर्वी और मध्य भारत तथा दक्कन, नहीं दक्कन में स्थानीय शासक शुंग कनु सातवाहन सत्ता में आते हैं। सातवाहन का अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में ये सातवाहन, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो विदेशी आक्रमण का क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी सीमांत। उत्तर पश्चिमी सीमांत मतलब ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड उत्तर पश्चिमी सीमांत। उत्तर पश्चिमी सीमांत में मौर्यों के स्थान पे मौर्य की जगह कौन लेते हैं, तो मध्य एशिया से आए विभिन्न राजवंशों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो हम लोग को देखना है कि मध्य एशिया से कौन कौन राजवंश थे, उसका क्रम क्या है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पहले शक आया कि पहले पहलव आया कि हिंद यवन आया कि कुषाण आया। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो मौर्य के स्थान पे ही मौर्य की सत्ता समाप्त होती है 185 बीसी में। 137 साल तक शासन रहता है। 322 बीसी से जोड़ लो 185 बीसी तक, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है आपका 137 साल मौर्यों का शासन रहता है। इसके बाद इसी के स्थान पे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और ये विकेंद्रीकृत सत्ता स्टार्ट होती है, और बाहरी लोग आते हैं यहाँ पे शासन करने, और फिर धीरे धीरे यहीं का हो जाते हैं। यहीं का कल्चर जो है, फिर दोनों में कल्चर का जो है ना मिलन होता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो आक्रमणकारियों का कालक्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन आया था, नहीं। तो ये आपको क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, हिंद यूनानी, चक, पहलव जिसको पार्थियंस कहते हैं, और कुषाण। यहां से खूब प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक्स, तक, जिसको सिक्थियन भी बोलते हैं, SCYTHIN, सिक्थियंस। तक को सिक्थियंस भी बोलते हैं। इसका क्षेत्र हम लोग देखेंगे हिंद यूनानी किधर था, शक किधर है, पहलव किधर है, पार्थियाई, पहलव को ही पार्थियाई बोला जाता है, पार्थियंस।
ईरानी लोग थे ये, और कुषाण। तो हिंद यूनानी याद रखो, सबसे पहले हिंद यूनानी, इसका क्रम में याद रखना, सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, जिसको इंडो ग्रीक कहते हैं, पहला। दूसरा नंबर शक, तीसरा नंबर पहलव, और चौथा नंबर है कुषाण। ISP इसी तरह से याद करो, ISP, कुमार जो भी है, ISP के, IS मतलब इज PK, इज मतलब क्या? प्रिंस कुमार हैं, हाँ है, प्रिंसर पढ़ा रहे हैं, तो इज PK। I से इंडो ग्रीक, S से शक, P से पर्थियन, और K से कुषाण। इज PK, क्या प्रिंस कुमार हैं? यस। तो सबसे पहले आए हिंद यूनानी, इसके बाद शक, उसके बाद पहलव, और उसके बाद कुषाण। ये क्रम पूछ लिया जाता है परीक्षा में बार बार, याद रखिएगा। अच्छा, ये लोग आक्रमण क्यों किए? तो सीरिया मध्य एशिया का पार्ट है, ईरान ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है, सीरिया मध्य एशिया नहीं, मिडिल ईस्ट। ईरान में स्थापित सेल्यूकस साम्राज्य का कमजोर होना, वही सेल्यूकस जो कि यूनानी, जो सिकंदर महान थे, मकदूनिया के शासक, उसका जो है उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर, इसका साम्राज्य जब कमजोर होता है और चीन की महान दीवार बनने के कारण घुमंतु कबीले कबीले का पश्चिम की ओर विस्थापन होता है, पश्चिम की ओर विस्थापन होता है, इधर विस्थापन होता है, और धीरे धीरे ये फिर जो है फिर इधर मुड़ते हैं, और यहाँ पे जो है अफगानिस्तान के पास ये जो दर्रा चारू है उसको पार करके ये लोग जो है एंट्री मारते हैं इंडिया भी। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत भी दर्रा है चार, हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं ये चारों दर्रा। तो सेल्यूकस निकेटर का जब साम्राज्य कमजोर होता है, चीन की भी महान दीवार बन जाती है, बेचारा जाएगा कहाँ? ये सब घुमंतु भूटिया जो भागते फिरते थे मध्य एशिया, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती है, प्रकृति उस तरह से नहीं है, खेती बाड़ी के लायक नहीं है, ना उतनी बारिश होती है, तो वो लोग क्या करेंगे? तो घूमेंगे फिरेंगे ही। इसलिए घुमंतु भूटिया जो है ये घूमते फिरते ईरान, ईरान फिर जो है धीरे धीरे फिर इधर रुख करते हैं। तो पहले तो इधर रुख होता है, फिर जो है ईरान के थ्रू जो है फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर ये अफगानिस्तान पार करते हैं, और ये सिंध क्षेत्र आसपास उसके पास धीरे धीरे तो भारत में जो है ये घुस जाते हैं अंदर तक। यहाँ पे आपको वाराणसी तक जो है ना आपको देखने को मिलेगा। और फिर कुषाण का तो देखेंगे कि फिर किस तरह से सिल्क रूट पर कब्जा होता है, और काफी ज्यादा बड़ा क्षेत्र साम्राज्य स्थापित करता है कुषाण। तो आक्रमण का मुख्य कारण वही था कि सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य कमजोर होना, तो इसके बाद जो है वो लोग आए, एक चीन की दीवार का बन जाना, जिसके कारण वो लोग घुस नहीं पाए चाइना, और इस कारण से ये विस्थापित होकर के आते हैं आगे। तो पहला जो आक्रमण होता है वो हिंद यूनानियों का होता है, जिसको इंडो ग्रीक कहते हैं। इसका आगमन और क्षेत्र देखते हैं, तो सबसे पहले ये कहाँ आते हैं? तो हिंदू कुश पर्वत पार करते हैं। बार बार मैंने बताया, हिंदू कुश पर्वत जो है आपका कहाँ है? अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है ये। ठीक है, और हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में है, और इसको पार करते हैं। और आक्रमण करने वाले उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान के बैक्टीरिया क्षेत्र, मैंने आपको मैप में दिखाया था बैक्टीरिया, मैप में आपको मैंने बैक्टीरिया दिखाया था, ये रहा बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरिया है, देख रहे हैं ना? इंडो ग्रीक ये आते हैं, और ये हाँ देखिए बैक्टीरिया। ठीक है। ये आपका तक्षशिला है, बहुत इंपॉर्टेंट तक्षशिला। तो पश्चिम की ओर विस्थापन होता है, और बैक्टीरिया क्षेत्र के यूनानी थे। सबसे पहले हिंदू के पार कर आक्रमण करने वाले उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के बैक्टीरिया क्षेत्र के ही यूनानी थे। ये हिंदू यूनानी कौन थे आपको पता चल गया है, बैक्टीरिया क्षेत्र के यूनानी थे। एक्चुअल में ये यूनानी यूनान के थे, लेकिन बैक्टीरिया क्षेत्र में ये सब शासन कर रहे थे। वही लोग हिंद यूनानी किए जब हिंदुस्तान आए थे, यूनानी हिंदी इंडिया आ गए, हिंद यूनानी कहलाए। तो बैक्टीरिया क्षेत्र के थे, हिंद यूनानी कहाँ के थे? बैक्टीरिया क्षेत्र के थे। कैसे भारत आए? हिंदू कुश पर्वत पार करके आए। हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान में है। समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये बैक्टीरिया क्षेत्र के थे हिंद यूनानी। हिंदू कुश पर्वत पार करते हैं, हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में है, और इस तरह से ये जो यूनानी आए इसका नाम दिया गया हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक यही आए, देख लीजिए ये बैक्टीरिया है ना, हिंद यूनानी, यही लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। तो हिंदू कुश पर्वत पार करते हैं, हिंदू कुश पर्वत पार करके उसके बाद ये इधर आते हैं। पूरा का पूरा ये क्षेत्र देख रहे हैं आपका हिंद यूनानियों का है। अब इसका कुछ शासक देख लेते हैं जहां से प्रश्न बनता है ना। तो आप आ गया डेमेट्रियस फर्स्ट, जिसके बारे में आता है 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया राजा डेमेट्रियस, कहाँ के थे बैक्टीरिया राजा, तो बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण करके पंजाब, अफगानिस्तान और सिंध का बड़ा भाग जीत लिया। कहाँ का, पंजाब, अफगानिस्तान और सिंध, यानी पश्चिम उत्तर भारत का भाग जीत लिया। ये जो बड़ा भाग था इसको जीत लिया। इसको पार करके, तो ये जो हिंदू कुश पर्वत है उसको पार करके, कहाँ के राजा थे डेमेट्रियस फर्स्ट, बैक्टीरियन राजा थे। कौन है, इंडो यूनानी। डेमेट्रियस फर्स्ट कौन राजा है, इंडो यूनानी। इंडो ग्रीक, ग्रीक को यूनान बोला जाता है, ध्यान देना, इंडो ग्रीक या इंडो यूनानी, इंडो यूनानी। इंडो यूनानी थे डेमेट्रियस फर्स्ट। कब अटैक किया, 190 ईसा पूर्व में। बैक्टीरिया के तब राजा हुआ करते थे। पार करके किसको जीता, पंजाब, अफगानिस्तान और सिंध का बड़ा क्षेत्र हासिल कर लेता है, जीत लेता है। अब जो प्रश्न जहां से सबसे ज्यादा बनता है इंडो ग्रीक में, वो है शासक मिनांडर। यहाँ पे लिखा है मिनांदर, आपको मिलेगा मिनांडर भी, मिनांडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको कार्यकाल भी याद रखना है, ये परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो 165 से 145 बीसी, यानी कि 20 साल तक जो है इसका शासन था। ये हिंद यूनानी शासकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और विख्यात राजा था, जिसको भारतीय ये बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनांडर को मिलिंद, मिनांडर का नाम ही है मिलिंद। और ये मिलते हैं एक आदमी से, यहाँ पे एक बौद्ध विद्वान था, बौद्ध भिक्षु था, का नाम था नागार्जुन, नागसेन। नागसेन से मिलिंद मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं, और एक बहुत बड़ा प्रश्न दागते हैं, जिसका जवाब जो है नागार्जुन, जो कि बौद्ध भिक्षु हैं, बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। और उस जवाब से प्रभावित होकर ये बौद्ध बन जाते हैं मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहते हैं। और इस दोनों का जो प्रश्नोत्तरी शैली में है उसका एक किताब लिखा जाता है, उसी का नाम है मिलिंद पहियों। पहियों मतलब प्रश्न होता है, मिलिंद का प्रश्न, इसी मिलिंद ने प्रश्न पूछा था। बात समझ में आई। तो मिलिंद ने प्रश्न किया किसको, नागार्जुन को। वो नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध विद्वान थे, और उससे प्रभावित होकर ये बौद्ध बन जाते हैं। और इस दोनों की जो वार्तालाप है उससे खुश होकर के जो है उसका वो बौद्ध बन जाते हैं, और एक किताब लिख डाला जाता है इस प्रश्न का, प्रश्नोत्तरी शैली में। उसका नाम है मिलिंद पहियों, मिलिंद का प्रश्न। चलिए, तो मिनांडर की राजधानी कहाँ थी, राजधानी थी साकल। साकल, जिसको सियालकोट कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शहर है पाकिस्तान का। उस समय ये शिक्षा का और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सीधा मिनांडर की राजधानी आपको रखना है साकल, साकल जो कि सियालकोट आधुनिक पाकिस्तान में है, बस याद रखना है साकल क्या है, तो मिनांडर की राजधानी है। कौन मिनांडर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सुविख्यात इंडो यूनानी शासक। इसका शासन कब से कब तक था, तो 165 से लेकर के 145 बीसी तक था ये। इसका शासनकाल भी याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। मिनांडर का शासनकाल कब से कब तक, 165 से 145 बीसी। राजधानी कहाँ थी, साकल। साकल का दूसरा नाम क्या है, सियालकोट। सियालकोट कहाँ है, पाकिस्तान में। साकलकोट का दूसरा नाम क्या है, सियालकोट, याद रखना। और उस समय शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था साकल। अब देखिए मिनांडर जो है आगे बढ़ते हैं और गंगा यमुना दोआब तक हमला करते हैं और पाटलिपुत्रा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सोचिए हिंद यूनानी कहां तक आने का प्रयास करते हैं, इसलिए तो ये महान थे। कौन, मिनांडर। और गंगा यमुना द्वाब तक। अब यदि कहीं प्रश्न दे दिया कि हिंद यूनानियों का क्या पाटलिपुत्रा तक पहुंचने का प्रयास था, तो हाँ, हमला कहां तक किया, तो गंगा यमुना द्वाब तक किया था। किसने किया था, तो मिनांडर ने किया था। मिनांडर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो मिलिंद नाम से जाना जाता है। इसका किसी से बहस हुआ था, तो हाँ हुआ था। किससे हुआ था, नागसेन से।
नागसेन से। नागसेन को ही नागार्जुन कहते हैं, याद रखिएगा। नागसेन को ही क्या कहा जाता है? नागार्जुन। ये नागार्जुन या नागसेन एक ही व्यक्ति हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसी से जो है वार्तालाप करते हैं कौन? मिलिंद। और इस मिलिंद द्वारा वार्तालाप जो होता है प्रश्नोत्तर शैली में होता है, प्रश्नोत्तर शैली में होता है। और एक किताब लिखा जाता है, इसी का किताब का नाम है, इस बुक का नाम है मिलिंद पहियों, मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पहियों, पाली में प्रश्न को पहियों कहा जाता है, प्रश्न मिलिंद पहियों, मिलिंद के प्रश्न। और इसका जवाब कौन देते हैं? नागार्जुन देते। चलिए, ये जो है मिनांडर, जिसको मिलिंद कहते हैं, पाटलिपुत्रा तक पहुंचने का प्रयास किया था। समझ में आई? ये आ गया मिलिंद पहियों, बहुत चर्चा कर रहे थे। ये मिलिंद पहियों मतलब मिलिंद के प्रश्न। मिनांडर ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म से जुड़े गूढ़ प्रश्न पूछे। गूढ़ प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। बोला कि ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है। तो वो जो बोला कि हम रथ से आए हैं, तो बोला ये रथ क्या है? तो चक्का ये है वो है, पूरा जोड़ करके बोला तब न रथ है। बोला क्या चक्का रथ है? तो नहीं। क्या ये जो जो घोड़ा चला रहा है वो रथ है? तो नहीं। वो जो उसमें जो कील है वो रथ है? बोला नहीं। तो सब मिल करके है, उसी तरह से जो है ना, इसको सबको मिल करके जो है एक जन रथ बनता है। उसी तरह से पंचस्कंद मिल करके हमारा शरीर बना है। तो इस तरह से जो गुड़ प्रश्न सब पूछा, उसका जवाब दिया, उसी को किताब में लिख दिया, मिलिंद पहियों, मिलिंद के प्रश्न। ये पाली ग्रंथ जो है बहुत फेमस है, ये याद रखना। अब धर्म परिवर्तन बताए तो नागसेन के तर्क से प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बौद्ध साहित्य का महान संरक्षक, बौद्ध धर्म का महान संरक्षक भी बन गया। कौन? मिलिंद। जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया प्रभावित होकर के, तो उसने जो है बौद्ध धर्म का महान संरक्षक भी बन गया, है ना, मिलिंद। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने हिंद यवन को देख लिया। हिंद यवन का क्षेत्र भी हम लोगों ने देख लिया। हिंद यवन के बारे में आप लोगों ने सारा चीज जान गया। ठीक है, डेमेट्रियस हो गया और मिलिंद, ये दो ही शासक का नाम याद रखना है। ये बैक्टीरिया से आए थे। और मिनांडर का जो है वो कार्यकाल याद रखना है, 165 बीसी से लेकर के 145 बीस। और उसका एक प्रश्न रखना है, कौन? तो मिलिंद पहियों। और उसका जो है आक्रमण आपका पाटलिपुत्रा तक प्रयास था। गंगा दोआब तक इसका आक्रमण था। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। और सबसे पहले ये आए थे हिंद यूनानी। एक और चीज है, वो सिक्का उक्का के बारे में अगले क्लास में, कल वाले क्लास में पढ़ेंगे कि सबसे पहले सोना का सिक्का किसने लाया, तो हिंद यूनानियों ने। तो हम लोग कल पढ़ेंगे इसे, ठीक है। आज हम लोग जो है पहले देख लेते हैं कौन कौन आए थे, कहाँ कहाँ आए थे, और इसके इंपॉर्टेंट शासक कौन थे। तो आते हैं, अब शक को ही सिक्थियंस बोला जाता है, शक। अब शक जो है ना किधर है? तो शक वाला जो है ज्यादातर ये वाला पार्ट में, गुजरात वाला सेक्शन में था शक। इस सेक्शन में शक थे। ठीक है, देखते हैं तो आगमन का कारण क्या था। तो यूनानियों के बाद कौन आते हैं? शक। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है यूनानी पहले आए, तो यूनानी के बाद कौन आए? यूनानी के बाद कौन आए? तो शक आए। शक के बाद कौन आए? तो पहलव आए। अर्थिया जिसको कहते हैं, पहलव। इसी को पर्थियाई बोलते हैं। ईरान से थे ये। उसके बाद कौन आते हैं? शक, पहलव के बाद कुषाण आते हैं। एकदम जो है बार बार इसको याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनता है। यूनानी, इसके बाद शक, शक के बाद पहलव जिसको पर्थियाई कहते हैं, उसके बाद कुषाण। चलिए, तो शकों को यूची कबीले ने मध्य एशिया से खदेड़ा था। यही कुषाण यूची कबीले से था। यूची कबीले का एक, यूची कबीले का ही एक था ये कुषाण। और इसी ने जो है, यूची कबीला ने ही वहां से, कहां से? मध्य एशिया से खदेड़ दिया। अब भागे 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 भारत आ गया। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे कर रहे थे यूनानी, यूनानियों को उसने विस्थापित कर दिया, मतलब खदेड़ दिया यहाँ पे। वहां पे यूची कबीले ने खदेड़ा, यहाँ आके इसने यूनानियों को विस्थापित कर दिया, मतलब वहां से डिस्प्लेस्ड हटा दिया शकों ने। अब शक की जो है, अब देख लीजिए, ये जो शक हैं, ये शक बोले, ये गुजरात वाले सेक्शन, और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये वाला से शक। ये पहलव है, हिंद यूनानी है, यही है कुषाण। कुषाण इसका सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। पुरुषपुर, ये है ना, पुरुषपुर राजधानी थी कुषाणों की, हिंदुकुश पर्वत। आगे बढ़ते हैं, शक की 5 शक।
शक की 5 शाखाएं, शक जो है इसकी 5 शाखाएं थी। अच्छा एक चीज, ये शक क्षत्रप वाली जो बात है, कई जगह आपको शक क्षत्रप मिलेगा कि क्षत्रपों में बटा हुआ था शक, लेकिन एनसीईआरटी दिया है कि क्षत्रपों में बटा हुआ था कुषाण शासन। एनसीईआरटी में दिया है कि क्षत्रपों में बटा हुआ था कुषाण। ये जो है अभी तक कंफ्यूजिंग है, इसको आप लोग कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे, मैं भी इसको जो है देखूंगा। ये क्षत्रपों में बटा हुआ था कुषाण जो है एनसीईआरटी दिया हुआ है, इसकी विश्वसनीयता पे मुझे थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि कई बार मैंने शक क्षत्रप देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है इसमें साथ देंगे। तो शकों ने भारत और अफगानिस्तान में 5 शाखाओं में अपनी सत्ता स्थापित की। कहाँ कहाँ? भारत और अफगानिस्तान में। प्रथम शाखा था आपका अफगानिस्तान का राजधानी वहां पे काबुल। द्वितीय शाखा थी तक्षशिला, द्वितीय शाखा थी तक्षशिला, आपने देखा है ये पंजाब में है। तृतीय शाखा, ये देखिए तक्षशिला। तृतीय शाखा मथुरा, एक हो गया आपका मथुरा। ठीक है, चतुर्थ शाखा पश्चिम भारत में गुजरात, मालवा, काठियावाड़, गुजरात, मालवा और काठियावाड़। ठीक है, ये काठियावाड़ प्रांत यही वाला पार्ट है, काठियावाड़ प्रांत, जूनागढ़ सब काठियावाड़ प्रांत में ही है ये। ठीक है, इधर हो गया आपका मालवा, काठियावाड़ मालवा हो गया, गुजरात वाला, गुजरात तो देख ही रहे हैं। पंचम शाखा हो गया ऊपरी दक्कन, ऊपरी दक्कन ये वाला पार्ट जो है ऊपरी दक्कन, यानी सातवाहन इसके नीचे था, सातवाहन, सातवाहन के ऊपर में जो है ये शाखा। इस तरह से 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। ठीक है, तो एक हो गया अफगानिस्तान में, द्वितीय शाखा हो गया पंजाब हो गया, तृतीय शाखा हो गया आपका मथुरा, चौथा शाखा हो गया गुजरात, मालवा, काठियावाड़, और 5वां शाखा हो गया ऊपरी दक्कन, जो कि सातवाहन से सटा हुआ था, इसलिए सातवाहन से इसका संघर्ष हुआ। चलिए, अब जो है इसमें देखते हैं, शक में एक शासक था विक्रम, एक शासक था विक्रम। कहाँ का शासक था? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन का। नहीं, उज्जैन का नहीं था, बल्कि उज्जैन से लड़ा था ये विक्रम। ये विक्रम उज्जैन का शासक था और उससे लड़ा था, शकों से लड़ा था। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। उज्जैन का एक लोकल शासक था विक्रम, और इसने, ये स्थानीय राजा था, उज्जैन का स्थानीय राजा था, और ये शक जो बाहरी लोग काफी पावरफुल थे, इसको हरा दिया था। एक बड़ी घटना थी, और इसको बाहर खदेड़ दिया था उज्जैन से। जैसे खदेड़ा, ये विक्रम हो गया आदित्य बन गया, विक्रमादित्य। और इतना चर्चित ये उपाधि हो गया कि बाद में जो जो इस तरह का बढ़िया वाला जो है लड़ाई लड़ता था, उसको विक्रमादित्य ही बोल देता। पूरा एकदम 14 गो विक्रमादित्य टोटल हो गया सब जो है धीरे धीरे। और सबसे बड़ा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय कहा जाता है, वो गुप्त वंश का शासक कहलाया था, सबसे बड़ा विक्रमादित्य। उज्जैन के एक स्थानीय शासक विक्रम ने शकों को पराजित किया, और इसी विजय में, इसी खुशी में, विजय के उपलक्ष्य में या विजय की खुशी में विक्रम संवत चलाया जाता है। कब? 57 से 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत 57 से 58 बीसी में विक्रम संवत चलाया जाता है, क्योंकि इसी साल उज्जैन का एक स्थानीय शासक विक्रम ने इसको पराजित किया, शकों को पराजित किया। ये शक बाहरी थे, और इसको पराजित करने के उपरांत जब खुशी से इस विजय के उपलक्ष्य में वो अपना उपाधि धारण करते हैं विक्रमादित्य, और एक विक्रम संवत चलाते हैं। समझ में आई? शक शासक में आपका जैसे इंडो ग्रीक में सबसे इंपॉर्टेंट मिनांडर था, उसी तरह से शक में सबसे इंपॉर्टेंट शासक था रुद्रदामन प्रथम। ये रुद्रदामन प्रथम कौन थे? तो शक शासक थे। रुद्रदामन प्रथम कौन थे? तो शक शासक थे। कौन थे शक शासक? क्यों फेमस थे? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है काठियावाड़ में एक सुदर्शन झील है, उसका पुनरुद्धार करवाया था। काठियावाड़ का ये शासक था रुद्रदामन प्रथम,
130 से 150 ईस्वी 20 साल इसका शासन था। और रुद्रदामन दो तीन चीजों के लिए जाना जाता है। पहला तो शक शासक था, दूसरा ये गुजरात में शासन करता था काठियावाड़ प्रांत में, और इसी प्रांत में जो है एक जो है सुदर्शन झील था, और इसी झील का जीर्ण उद्धार करवाया था। जीर्ण उद्धार मतलब जो है टूट गया था, एकदम चारों बगल जो है ठोस बांध बनाया, ठोस बांध बनाया, इस चारों तरफ जबरदस्त बांध बनवाया। और इस सुदर्शन झील को, जो कि गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में, यहाँ पे ये काठियावाड़ प्रांत है, यहीं पे ये झील झील था, है ना। ये काठियावाड़ प्रांत में जो झील था जिसका नाम था सुदर्शन झील, जिसको बनवाया था किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य तो यहाँ पाटलिपुत्रा से शासन करते थे, तो उसका एक लोकल गवर्नर था गुजरात में, वहीं पे काठियावाड़ प्रांत में, काठियावाड़ प्रांत में उसी ने जो है इसको बनवाया था। उसका नाम था पुष्य, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य, इसी ने जो है ये बनवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य ये गवर्नर था, इसी ने बनवाया था। किसको बनवाया था, सुदर्शन झील को, काठियावाड़ प्रांत में। ये जीर्ण शीर्ण हो गया था, बहुत दिन हो गया था, टूट फूट गया था। उसी को रुद्रदामन ने क्या किया, ये शुष्क क्षेत्र था, बारिश नहीं होती थी काठियावाड़ में, और उस झील को इन्होंने क्या किया, अपना निजी कोष से, अपना प्राइवेट कोष से बिना प्रजा पर अतिरिक्त टैक्स लगाए, सोचिए कितना बढ़िया शासक थे ये रुद्रदामन फर्स्ट। उसको जीर्ण उद्धार करवाया, मतलब रिजुवनेट किया, ताजा किया, एकदम पूरा चारों तरफ मजबूत बांध बनाया ना। इस वजह से ये जाने जाते हैं। एक और वजह से जाने जाते हैं, ये एक और वजह से जाने जाते हैं, कौन, रुद्रदामन फर्स्ट, कि प्रथम विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख ही है। प्रथम विशुद्ध जो है संस्कृत का अभिलेख जो है आपका जूनागढ़ अभिलेख ही है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन फर्स्ट का ये शक शासक थे। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का प्रेमी होने की वजह से गिरनार अर्थात जूनागढ़ में सबसे पहला विशुद्ध संस्कृत भाषा में विस्तृत गद्य अभिलेख जारी करवाया। गद्य अभिलेख, पद्य में नहीं, गद्य में, ठीक है। गद्य मतलब होता है कि पूरा कहानी टाइप से। तो इसमें जो है ना गद्य अभिलेख जारी करवाया। और पहला विशुद्ध संस्कृत भाषा में यदि कोई अभिलेख बोले तो क्या बोलना है, ये जूनागढ़ अभिलेख बोलना है। क्या बोलना है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, तो जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ये वाला। और इसने जो है ये क्या है, तो ये संस्कृत भाषा का प्रेमी होने के कारण प्रथम विशुद्ध संस्कृत में, यानी पूरी तरह से संस्कृत भाषा में विस्तृत अभिलेख है। ये दो कारण से काफी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो है जूना ये सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, जो कि गवर्नर था, प्रांतीय गवर्नर था जूनागढ़ का, गुजरात का। इसका तो चंद्रगुप्त मौर्य का। यहीं से आपका ये समाप्त हो जाता है। अब टॉपिक होता है पहला का, ये छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। पहला प्रत्यय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इसके बाद कौन आया था, शक के बाद, शक के बाद पहला भी आए थे। तो शक के बाद पहला आए, जो मूल रूप से ईरान के थे, पर्थिया जगह है, उसके निवासी थे। तो शकों और पहलवों ने पश्चिमोत्तर भारत में साथ साथ शासन किया था, दोनों साथ साथ शासन किया था। उसके बाद आए थे, लेकिन फिर साथ साथ शासन किया। एक शासक नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। नाम देखिए किस तरह से, गधा फर्निस, गधा फर्निस नहीं है, गैंडो फर्निस है ये, ग्वांडो फर्निस। ग्वांडो फर्निस कभी दे दिया, ऑप्शन में देगा छांटने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको याद रखना कि ये पर्थियाई थे, यानी ईरान के थे। पहलब थे, पर्थियाई और पहलब एक ही होते हैं। मैप में मैंने दिखा दिया है, देख लेंगे एक बार फिर से। तो पहला वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा गैंडो फर्निस था, एक मात्र याद रखना है। और इसके शासनकाल में तक्षशिला से कई विलेख मिले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और जो है, गैंडो फर्निस के समय में एक जो है सेंट थॉमस आए थे, इसलिए ये कभी पूछ ले तो आप याद रखना। ये पर्थियाई शासक गैंडो फर्निस के समय में ही सेंट थॉमस आए थे। सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचारक, ठीक है। पहली बार ईसाई धर्म का संदेश लेकर भारत आते हैं सेंट थॉमस। सेंट थॉमस स्कूल का भी नाम है ना, वही है ईसाई
धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस, ये गैंडोफर्निस के समय में आए थे, इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है परथियाई शासक थे। इसमें दो इंपॉर्टेंट हो गया परथिया में कि किसके बाद परथियाई आए थे, तो शक के बाद आए थे, फिर शक में साथ साथ में शासन किया। दूसरा इसका शासक का क्या नाम था, तो गैंडोफर्निस, और इसके समय में क्या हुआ था, तो सेंट थॉमस आए थे। बस तो आ जाते हैं कुषाण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जो है ना, एक सेकेंड। तो ऐसा करते हैं, तो कुषाण वंश जो है देख लेते हैं कितना सा है, थोड़ा सा। कुषाण जो है 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड है। ऐसा करते हैं कि आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कुषाण बस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको अगले क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे, और कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल को जो है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आज क्लास को एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में।